हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम रैंकर्स। पॉलीमर का जितना भी क्वेश्चन आया है सारा एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? पॉली माने मैरी, मर माने यूनिट। जब बहुत ही मोनोमर यूनिट जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेती हैं उसे बोलते हैं पॉलीमर। राइट, इन्होंने पूछा है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो नेचुरली अवेलेबल होता है। राइट, तो इसके पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हमारा नेचुरल पॉलीमर है। एक क्वेश्चन आया है कि मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, राइट, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। तो आपका प्रोटीन का जो मोनोमर यूनिट होता है वो है आपका अमीनो एसिड। इसका आंसर होगा अमीनो एसिड। देखिए, जब अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड में NH2 और COOH मतलब अमीन और एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप और एक अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब CONH, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इस टाइप से बहुत ज्यादा अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते चले जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं। जब ये सफिशिएंट अमीनो एसिड हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं पेप्टाइड। अब बहुत ज्यादा पेप्टाइड मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपके अमीनो एसिड से पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से प्रोटीन बना, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट क्या है, वो है आपका अमीनो एसिड। राइट, तो अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज ए नेचुरल पॉलीमर। जो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वो नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि वो नेचुरली अवेलेबल है। सेकेंड आपका नेचुरल पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका DNA और RNA, ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर है। इसका मोनोमर यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मतलब एक हेट्रोजीनियस नाइट्रोजन बेस। राइट, दूसरा है आपका शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों कंबाइन होके एक बनाते हैं कंपाउंड जिसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते चले जाते हैं और ये बनाते हैं आपका न्यूक्लियोक एसिड जिसे DNA या RNA बोलते हैं। तीसरा है आपका सेलुलोज। इस पे बहुत क्वेश्चन आया है सेलुलोज पे। 4 ऑप्शन देके पूछा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि प्लांट्स वगैरह में सेलुलोज अवेलेबल होता है और ये नेचुरली अवेलेबल है, तो नेचुरल पॉलीमर हो गया। सेलुलोज की मोनोमर यूनिट क्या है? ग्लूकोज। ये आपका क्वेश्चन है, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होता है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक होते चले जाते हैं तो सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं और सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च, स्टार्च इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर और इसकी भी मोनोमर यूनिट क्या है? ग्लूकोज। आप लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्वेश्चन प्रेजेंट है जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो सेलुलोज और स्टार्च का दे दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज और स्टार्च दोनों नेचुरल पॉलीमर है और दोनों की ही मोनोमरिक यूनिट ग्लूकोज है। राइट, नाउ रेजिन। ये जो रेजिन है जिसे गोंद बोलते हैं, एक ट्री होता है उस पे ये गोंद जो बनती है, शायद किसी स्टूडेंट्स ने देखी भी हो, गोंद जो पेड़ों पे लगती है रेजिन, वो भी आपका एक नेचुरल पॉलीमर है। तो ये तो बात हो गई कुछ नेचुरल पॉलीमर की जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं कई बार। राइट, तो सबसे पहले रिपीट करते हैं, आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड, ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, सेलुलोज ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज और रेजिन। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। एक नेचुरल पॉलीमर और है, वो है आपका नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होती है? एक रबर ट्री होता है जिसपे व्हाइट लेटेक्स निकलता है, एक सफेद कलर का मिल्क जैसा लिक्विड होता है, उसको ट्री से कलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं लेटेक्स। राइट, ये जो लेटेक्स होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है आपका नेचुरल रबर। रबर का फॉर्मेशन अभी किया जाएगा, लेकिन ये तो आपको ट्री से मिला है ना, तो ये आपका नेचुरल रबर हो जाएगा। इसमें होती है आपका आइसोपिरिन यूनिट, मतलब ये जो होता है आपका नेचुरल रबर, ये पॉलीमर होता है आइसोपिरिन यूनिट का। आइसोपिरिन यूनिट किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोपिरिन। ये आपका नेचुरल पॉलीमर है और आपकी मोनोमर क्या है इसमें? दिस 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन है 1,3, इसके दूसरे पोजीशन पे CH3 लगा दो, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। राइट, इसे बोलते हैं आइसोपिरिन यूनिट।
इसे आइसोप्रीन यूनिट बोल दिया। अब ये मोनोमर की तरह ज्वाइन होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती है, तो उसे बोलते हैं हम नेचुरल रबर। जो व्हाइट कलर का लेटेक्स आपको मिला ट्री से, उसको कलेक्ट करके फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसमें वाटर ऐड किया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा और डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने के बाद उसमें फॉर्मिक एसिड का एडिशन किया जाता है, क्योंकि अभी तो उसमें जो रबड़ है वो एक लिक्विड फॉर्म में है। जब आप फॉर्मिक एसिड मिलाते हैं तो उसमें कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जो रबड़ है वो एक सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होना शुरू हो गई। फिर क्या होता है, उससे आप सीड फॉर्म कर लेते हैं और उसे सनलाइट में ड्राई होने के लिए छोड़ लेते हैं। तो ये जो रबड़ फॉर्म हुई है ये नेचुरली अवेलेबल ट्री में प्रेजेंट पॉलीमर से बनी है, तो ये आपकी नेचुरल रबर है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, राइट। देखिए पॉली, वैसे तो मैंने बोला कि आइसोप्रीन यूनिट इसका मोनोमर है, यहाँ पे इन्होंने यहीं पे पॉली लगा दिया। पॉली माने मैनी, मतलब आइसोप्रीन यूनिट की मैनी यूनिट्स। तो ये क्या है आपका, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सो आंसर इज ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका था, आइसोप्रीन यूनिट का। आपका ये है आइसोप्रीन यूनिट 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन, राइट। कैसे होता है, ये यूनिट है, डबल बॉन्ड इसमें 2 हैं, ठीक है। देखो या तो आयन के थ्रू ये कंबाइन हो जाए या फिर फ्री रेडिकल के थ्रू। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक रेडिकल यहाँ बना एक यहाँ बना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक रेडिकल बना एक बना। अब ये वाला जो रेडिकल है ये आपकी आपने आगे से जुड़ेगा, ये रेडिकल है अपने आगे से जुड़ेगा, क्योंकि एक चेन बनानी है, एक लीनियर चेन बनानी है, तो आपको कॉर्नर्स दोनों खुले छोड़ने पड़ेंगे ना, जिनसे और यूनिट आके मिल सकें। अब बीच में ये 2 रेडिकल जो बचे हैं ये बना लेते हैं डबल बॉन्ड, इसलिए आप देखेंगे कि इस पॉलीमर में बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। तो देखिए जब 2 डबल बॉन्ड मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे तो वो एक डबल बॉन्ड देंगे ही देंगे, मतलब 2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया एक में। तो ये बात आप दिमाग में रखना। क्यों बता रही हूँ मैंने डबल बॉन्ड पे क्यों फोकस किया, उसका कारण ये है कि इन्होंने पूछा है आगे वाले क्वेश्चन में, आगे वाला आप क्वेश्चन एक बार देखिए, नेचुरल रबर हेज, इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ये जनरेट हो रहा है। अगर ये जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे सिस ट्रांस या फिर ई जेड कॉन्फ़िगरेशन की बात बन सकती है। वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नेचुरल रबर हेज। इसमें आप देखेंगे कि जो भी इसमें है कॉन्फ़िगरेशन सारा सिस है। ये यहाँ एक ही साइड लगे हैं दोनों सिस, ये देखिए दोनों एक ही साइड सिस, तो इसमें ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो नेचुरल रबर का जो 2-3 पॉइंट आपको पता चले वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन यूनिट, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहते हैं, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो नेचुरल रबर आपने बनाई है इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है आपकी आइसोप्रीन यूनिट जस्ट लीनियरली जुड़ी हुई है। ये आइसोप्रीन यूनिट्स हैं और बहुत ही वीक फोर्सेस से ये जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रबड़ होती है। आप थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाएगी। वेरी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर 62 तक भी टेम्परेचर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर लो भी कर देते हैं तो ये ब्रिटल हो जाता है, मतलब इसको आपको हार्डनेस देनी पड़ेगी। अगर आपको नेचुरल रबड़ को एप्लीकेबल बनाना है तो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसे बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। इस पे 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, सल्फर क्रॉस लिंक्ड वन आर इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ये पॉलीमर है इसमें एक सी डबल बॉन्ड सी था, राइट। आइसोप्रीन यूनिट जब लिंक हुई थी जिसमें 2 डबल बॉन्ड थे, पॉलीमर बनने के बाद उसमें एक डबल बॉन्ड रह गया था। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक एक्टिव साइट की तरह काम करेगा, और जो आपकी चेन है, मान लीजिए पहली ये इसकी चेन है, दूसरी ये चेन है, इनके बीच में सल्फर क्रॉस लिंक होना शुरू हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपका जो रॉ रबर होता है उसको सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है। आपका S8 मॉलिक्यूल, आपका जो सल्फर है वो एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। ये ब्रेक डाउन होता है S+ में, ये S+ इंटरेक्ट करता है इस डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से, राइट। प्रोसेस मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप इसका कंक्लूजन समझिए। आपका जो रॉ रबड़ है उसको सल्फर के साथ ट्रीट किया, कुछ एडिटिव मिलाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया। ये सल्फर जो है वो इसके एक्टिव साइट्स में
एक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड में क्रॉस लिंक होना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सल्फर क्रॉस लिंक होना शुरू हो जा रहा है, मतलब जो आपकी लीनियर चेन थी पॉलीमर की, उनको ये बीच में बांध रहा है, उनको लिंक कर रहा है एक दूसरे से। जब ये जो आपकी लीनियर चेन है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लिंक होती चली जा रही है, तो आपकी रबड़ में हार्डनेस आ जाएगी, राइट, हार्डनेस आएगी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज बी, सल्फर क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस्ड, राइट। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रोसेस के बाद नेचर क्या हो जाता है? रबड़ आपकी स्ट्रिप्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है और स्ट्रिप्ड हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, कितने परसेंट सल्फर का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेचुरल रबड़ में ये प्रोसेस करने के लिए 3 to 5% सल्फर का यूज किया जाता है। अगर आपको टायर रबड़ बनाना है, तो टायर क्या, कोई भी व्हीकल है उसके टायर का रबड़ बनाना है, तो रबड़ और भी ज्यादा हार्ड चाहिए आपको। वरना अगर कोई भी व्हीकल चलेगा, कोई भी चीज चलेगी, सरफेस के कांटेक्ट में आके वो गर्म तो हो ही जाता है, तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए उसका जो ये प्रोसेस है, वल्कनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसमें 5% तक सल्फर का यूज करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन, सल्फर क्रॉस लिंक होता है। दूसरा, इस रबड़ आपकी स्टिफ हो जाती है। तीसरा, नेचुरल रबड़ में 3 to 5% सल्फर यूज किया जाता है और टायर रबड़ में 5% सल्फर यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इसके बने, राइट। तो नेचुरल रबड़ के बारे में आपने ये देखा। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। बुना एस इज कोपॉलीमर ऑफ बुटाडाइन एंड स्टाइरीन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। बुना एस क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपसे पूछा गया है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड, राइट। इसके 4 ऑप्शन दिए थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्री रेडिकल। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए 2 टाइप से पॉलीमराइजेशन होता है, एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इसे कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्यों कहते हैं? देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है जब आपके मोनोमर में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, कोई भी ऐसा पेरोक्साइड या कुछ भी आएगा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देगा। अब आपका जो डबल बॉन्ड है उनमें फ्री रेडिकल बन गए। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर चेन रिएक्शन हो रहा है तो प्रोपोगेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल बने होते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं और आगे नया रेडिकल बनता है, फिर वो एक नए मोनोमर में ऐड होता है। मतलब इस टाइप से आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चेन ग्रोथ मतलब आपकी जो चेन बन रही है उसकी ग्रोथ होती चली जा रही है। तो इसमें क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया। वही अगर हम बात करें कंडेंसेशन की तो इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या डिफरेंस है? स्टेप ग्रोथ क्यों बोला? इसमें भी तो चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेप ग्रोथ इसलिए बोला, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जनरली आप देखेंगे H2O, जनरली आपको जो मिलेगा उनमें H2O एलिमिनेट हो रहा है। तो जब भी आपके मोनोमर, मान लीजिए 2 मोनोमर एक साथ आए, एक H2O एलिमिनेट हुआ, नया मोनोमर ऐड होगा, फिर से आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। जब जब मोनोमर ऐड होता चला जाएगा एक स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होता चला जाएगा। मतलब पॉलीमराइजेशन के केस में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, वो हो रहा है एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो स्टेप ग्रोथ मतलब स्टेप करो ग्रोथ करो, फिर स्टेप करो फिर ग्रोथ करो, मतलब ग्रोथ करने के लिए बार बार स्टेप करते चले जाओ। तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। वही एडिशन वाला चेन ग्रोथ है, कुछ नहीं करना, चेन ग्रोथ होती चली जा रही है, राइट। तो ये 2 चीजें पता चली। अगर क्वेश्चन आ जाता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज, आंसर इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहां बात खत्म हो गई। दूसरी बात शुरू करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में 2 केस जनरेट होते हैं। अगर आपका एक ही मोनोमर है और वो लिंक होता चला जा रहा है, मोनोमर तो एक ही है, जैसे अगर आप ये वाला केस ले लें जिसमें पॉलीथीन बनती है CH2 एक ही तो इसमें मोनोमर होता है, इसमें ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं डबल बॉन्ड को क्लिक करके और फ्री रेडिकल ऐड होते चले जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही मोनोमर है वो ऐड होता चला जा रहा है, पॉलीमर बना रहा है। इसे बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमो माने सेम,
पॉलीमर मतलब सेम मोनोमर से बना पॉलीमर, ये हो गया होमोपॉलीमर। दूसरा ऑप्शन है कोपॉलीमर, को मतलब कॉम्बिनेशन से, मतलब पार्टिसिपेशन से, राइट। कोपॉलीमर मतलब कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन होगा दो डिफरेंट में, कॉम्बिनेशन होगा जब दो अलग अलग होंगे, वरना तो होमो वाला केस हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट मोनोमर्स जब कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसे बोलते हैं कोपॉलीमर। तो यहाँ अपना ऑप्शन देखिए, इन्होंने बोला था बूना एस इज कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइइन एक मोनोमर हो गया, स्टाइरिन दूसरा मोनोमर हो गया, तो ये दोनों मिलके अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो कोपॉलीमर का केस हो जाएगा। तो ये तो आपका सही है सेंटेंस। बस आप ये चेक कीजिए कि जो बूना एस बन रहा है क्या उसमें यही मोनोमर होते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे 3 केस देखेंगे, कोपॉलीमर्स के हम 3 केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉरी 2 केस डिस्कस करेंगे, बूना एस और बूना एन, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए मैं दोनों को डिस्कस करती हूँ। बूना एस और बूना एस, इसके नाम में ही छुपा है कि इसमें क्या क्या होगा। देखिए बूना एस जो BU है, BU ये लिया गया है ब्यूटाडाइइन, जो 1,3 ब्यूटाडाइइन है आपका, इसका लिया गया है BU, ठीक है, मतलब इसमें 1,3 ब्यूटाडाइइन होता है, पता चल गया। Na लिया गया है, Na सोडियम का सिंबल होता है, मतलब सोडियम, और S लिया गया है स्टाइरिन से, स्टाइरिन का जो पहला अल्फाबेट है आपका वो S है, तो इसका S ले लिया। तो बूना S में क्या होगा, ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन विथ सोडियम, राइट। सोडियम क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है, फ्री रेडिकल मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे क्या होता है एक रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बूना एस, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, ठीक है। बूना एन क्या होता है, BU ब्यूटाडाइन, Na सोडियम, एन लिया गया है नाइट्राइल से, नाइट्राइल का जो एन है इसको ले लिया है, इसमें होता है एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है। तो बस इसमें क्या है, एक मोनोमर अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया है। तो अभी पता चल गया। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। दूसरा चेक कीजिए, नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोपिरीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आइसोपिरीन यूनिट का ही तो था, आइसोपिरीन यूनिट जो था उसका मोनोमर था, उसके पॉलीमराइजेशन से आपको नेचुरल रबर मिला था। तीसरा ऑप्शन देखिए, in vulcanization the formation of sulfur bridge between different chains make rubber harder and stronger, this is also correct। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आया है, जो हम ये प्रोसेस करते हैं इसकी वजह से सल्फर के जो क्रॉस लिंक बन जाते हैं, जो ब्रिजेस बन जाते हैं, उसकी वजह से आपकी जो रबड़ है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। आपका लास्ट ऑप्शन है नेचुरल रबर हैज ए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है और आपका आंसर इसमें डी है, डी इज योर आंसर, क्योंकि दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्होंने बोल दिया कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो नेचुरल रबर है उसमें सारे ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ऑल सिस, राइट, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यहाँ पे इन्होंने ट्रांस लिख दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी है, राइट। ओके, अब देखते हैं कि यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेचुरल पॉलीमर हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन, नेचुरल रबर, ये सारे नेचुरल पॉलीमर थे क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल थे। अब 2 टाइप के पॉलीमर और देखने को मिलेंगे, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेमी सिंथेटिक पे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें पूछा था कि विच वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और ऑप्शन में लिखा था सेलुलोज डिराइव्ड पॉलीमर, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, सेमी शब्द आता है 50-50 के लिए, राइट। सेमी जैसे सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है, एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक, होती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मतलब चलेगी ऑटोमेटिक लेकिन वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने कपड़े डाले और भूल गए हो गया करके, जो फुल्ली ऑटोमेटिक में होता है। तो सेमी शब्द आता है 50-50 के लिए, राइट। तो अब देखते हैं सेमी सिंथेटिक से क्या समझ में आ रहा है, हाफ नेचुरल और हाफ सिंथेटिक, ठीक है। मतलब आप नेचुरल चीज को उठा के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो, तो नेचुरल चीज उठाया उसमें मॉडिफिकेशन किया, तो हाफ नेचुरल हाफ सिंथेटिक, ये हो जाएगा आपका सेमी सिंथेटिक। इसके ऑप्शन क्या होते हैं, आपका जो सेलुलोज होता है, जो आपका नेचुरल पॉलीमर है,
इसमें कुछ इसके ड्राइव्ड डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, मतलब सेलुलोज में मॉडिफिकेशन करके सेलुलोज एसीटेट, ये है। दूसरा है आपका सेलुलोज नाइट्रेट डेरिवेटिव। तो सेलुलोज एसीटेट, इस पे क्वेश्चन आया है। सेलुलोज एसीटेट, जैसे उन्होंने बोला सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज, अगर ऑप्शन में सेमी एसीटेट है तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। आपका सेलुलोज यहाँ पे नेचुरल है और एसीटेट ग्रुप इसमें अटैच किया गया है, ठीक है। इसे बोलते हैं रियोन, इसे रियोन भी बोलते हैं, ओके। तो आपका सेलुलोज नाइट्रेट, ये भी आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, ओके। अब सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी आप प्लास्टिक देखेंगे, आप सिंथेटिक फाइबर देखेंगे, नायलॉन 66, रबर देखेंगे, बूना एस देखेंगे, जिनमें कोई भी नेचुरल मटेरियल अवेलेबल नहीं है, नेचुरल पॉलीमर अवेलेबल नहीं है, वो सारे फिर आपके सिंथेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वाला जो केस है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेलुलोज ड्राइव्ड पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें स्पेशली आप देखेंगे क्या, सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूपिरीन इन द फॉलोइंग। न्यूपिरीन कैसे दिमाग में रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आया है। आपने अभी तक प्रीन में एक चीज पढ़ी है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आपने पढ़ा था। आइसो और नियो दोनों जस्ट मिलते जुलते रहते ही हैं। आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप हमने देखा ही है, हाइड्रोकार्बन में आपने देखा होगा। तो जब आइसोप्रीन आपका मोनोमर है नेचुरल रबड़ का, तो नियोप्रीन जो होगा वो भी आपकी रबड़ होगी, पर ये सिंथेटिक रबड़ है। तो नियोप्रीन क्या है, आपका सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है। अब रबड़ की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया वो स्ट्रेच हो जाता है, फोर्स छोड़ेंगे तो वापस से अपनी जगह आ जाता है। इसे बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो ये सिंथेटिक रबड़ या फिर आपका नेचुरल रबड़, ये होते हैं इलास्टोमर। क्वेश्चन आया है, जैसे इसी का क्वेश्चन बन जाए कि न्यूपिरीन इज, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज सिंथेटिक रबड़, ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूपिरीन, इलास्टोमर, इलेक्ट्रोसेटिंग, फाइबर, क्या होता है सिंथेटिक रबड़, ये होता है इलास्टोमर। तो आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे माइंड में रखेंगे, आइसोप्रीन में यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप था ये आपका आइसो ग्रुप जैसा महसूस हो रहा था। ये जो ग्रुप होता है इसे आप आइसो ग्रुप बोल देते हैं, दिस इज आइसो ग्रुप। यहाँ पे CH3 CH3 और ये CH, दिस इज आइसो ग्रुप। तो आइसोप्रीन में आपका ये ग्रुप था। यहाँ पे बस क्या है, नियोप्रीन में इस CH3 को हटा के, इस CH3 को हटा के केवल क्लोरीन आ गया है। तो वहां पे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था, यहाँ पे 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। तो नियोप्रीन को दिमाग में रखने के लिए आइसोप्रीन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ए। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। इनमें से कौन सा नियोप्रीन पॉलीमर है, तो हमको दिमाग में आया कि नियोप्रीन जो है वो आइसोप्रीन का भाई है। आइसोप्रीन में जहाँ पे CH3 था, नियोप्रीन में वहाँ क्लोरीन आ गया है, मतलब ये है इसका मोनोमर। इसको पॉलीमराइज करना है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल, मान लीजिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट के रेडिकल बन गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, ये आगे जुड़ी, ये आगे जुड़ी, ये इन दोनों ने मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो आप केवल इस वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे आपको ये डबल बॉन्ड मिल रहा है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर मतलब चेन की तरह पॉलीमर की ग्रोथ होती चली जाए। जैसे चेन रिएक्शन में प्रोपोगेशन स्टेप होता है और उसमें आपका अटैच होते चले जाते हैं मोनोमर और चेन का ग्रोथ होता चला जाता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको वो चाहिए, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चाहिए। ये किस में होती है, जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, राइट। इतना बात समझ में आया। अब अपने ऑप्शन देखते हैं। स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है जो आपको फूड में मिलता है। फूड से आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मतलब हमको ग्लूकोज मिलता है। तो स्टार्च हो या सेलुलोज हो, दोनों का मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज। नाउ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या था, अमीनो एसिड था मोनोमर, क्योंकि जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड जो है, यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, यहाँ का COH ग्रुप। अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, NH2 भी और एसिडिक भी। पर मोनोमर जब कंबाइन होकर पॉलीमर बन रहा होता है तो
एक अमीनो एसिड मतलब एक मोनोमर का अगर NH2 पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरे का COOH पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से इसका एसिडिक ग्रुप का OH जाता है, NH2 ग्रुप का H जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या हुआ, सबसे पहले अमीनो एसिड आए, कंबाइन होने शुरू हुए, वाटर को एलिमिनेट करना शुरू हुए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, यहां से बनेगा पेप्टाइड। अब जब ये पेप्टाइड बने हैं और चेन बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। अब इनमें आप एक चीज नोटिस करो, इसमें NH है और C डबल बॉन्ड O है, मतलब सोचो कि पूरी चेन में NH और C डबल बॉन्ड O मतलब पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। इन मॉलिक्यूल्स में इन ग्रुप के प्रेजेंस होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है ये H से इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी लीनियर चेन थी, एक जो प्राइमरी चेन थी वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है और इसमें सेकेंडरी फोल्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी फिर से और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जितना ज्यादा ग्रुप पास में आता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। यहाँ पे फिर टर्सरी फोल्डिंग होती है और फिर लास्ट में क्वार्टनरी फोल्डिंग होती है, तब बन जाती है आपकी प्रोटीन। मतलब एक अमीनो एसिड की लीनियर चेन थी, उसने फोल्डिंग शुरू की, सेकेंडरी बनी और फोल्डिंग की, टर्सरी बनी, फिर फोल्डिंग की, क्वार्टनरी बनी। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा प्रोटीन मॉलिक्यूल, राइट। तो क्या है इसका मोनोमर, अमीनो एसिड। नाउ प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। नाउ अब बचा क्या, ये तो आपके जो तीनों ऑप्शन है ये तो नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर है, जब आपने बनाया ही नहीं तो आप चेन की ग्रोथ कैसे करा रहे हैं, ये तो नेचुरल पॉलीमर है तो इनमें तो चेन ग्रोथ पॉलीमर ये होंगे नहीं। तो आंसर केवल एक बचा, पॉलीस्टाइरीन। ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं कंफ्यूज करने के लिए, पॉलीस्टाइरीन डायरेक्ट दे दिया। लेकिन अगर ऐसा बोल देता, वो तुम्हें दो ऑप्शन दे देता, एक में पॉलीस्टाइरीन दे देता, एक में नाइलॉन 66 दे देता, तब आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ तो आपने तीन नेचुरल पॉलीमर को एनिमुलेट कर दिया और सिंथेटिक पॉलीमर को आपने आंसर लिख दिया। उस केस में आपको सिलेक्शन करना पड़ता कि ये जो है इनमें डबल बॉन्ड है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। नाइलॉन 66 में क्या होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करता है। उसमें क्या होता है, NH2 और एसिडिक ग्रुप होते हैं जो कंडेंस होकर वाटर एलिमिनेट करते हैं, और वाटर एलिमिनेट करने के बाद पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें क्या है, आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते थे। चलिए इधर आते हैं, पॉलीस्टाइरीन इसका आंसर है। इसमें क्या होता है, आपका जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, एक कार्बन का H को रिप्लेस कर दो C6H5 से, मतलब बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप लगा होता है, इसे बोलते हैं स्टाइरीन ग्रुप। पॉलीस्टाइरीन मतलब इसके काफी मोनोमर ले लो और उनको कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए आपको ये दिख रहा है, आपको तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि भाई हमको तो ये दिख रहा था स्टाइरीन, ये कैसे बन गया। देखिए जो डबल बॉन्ड होगा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और रेडिकल बनाएगा। अब ये जो रेडिकल है ये कंबाइन होते चले जाएंगे ना, तो ये कार्बन से जो ग्रुप लगा है वो ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये C6H5 ग्रुप ऊपर आ गया। इस पे रेडिकल था, इस पे रेडिकल था, ये आगे कंबाइन होंगे, इस टाइप से इसको बनाया गया है। तो रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देखना, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो जिन कार्बन से डबल बॉन्ड है उन पे रेडिकल बनेगा, और जिन पे रेडिकल बनाए वही तो फर्दर अटैच होते चले जाएंगे, राइट। तो जो भी कार्बन पे ग्रुप लगा होगा, कोई भी ग्रुप लगा हो, यहाँ पे C6H5 लगा है तो वो यहाँ पे ऊपर आ गया। तो आपका पॉलीमर क्या है, ये देखिए आपका, ये आपका पॉलीमर है, राइट। तो आपका आंसर इसमें C है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको ये पॉलीमर दिया है, पूछा है किस टाइप का पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर में क्या था, एक ही टाइप का मोनोमर यूज होके पॉलीमराइजेशन कर रहा था तो वो होमोपॉलीमर था। अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो आपका कोपॉलीमर है। अब इसको स्ट्रक्चर को लिखो, आप इसको लिखोगे ओपन फॉर्म में लिखो, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, मतलब बॉन्ड वगैरह सारा क्लियरली आप रिप्रेजेंट करके एक बार इसको देखो। इसमें कहाँ पे ज्वाइंट हो सकता है, मतलब कहाँ पे आपका दो मोनोमर जब लिंक हुए होंगे तो वो कौन से पॉइंट हो सकता है। देखिए ये जो आपका बॉन्ड है NHCO, ये बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा, NH2 ग्रुप का H और एसिडिक ग्रुप का OH, राइट। ये मिलके जब एक वाटर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे NH और CO बन गया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कनेक्टिंग पॉइंट है, तो आपका एक मोनोमर हो गया ये,
ये है आपका पहला मोनोमर NH2CH2 का होल 6 NH2, ठीक है। और दूसरा मोनोमर आपका ये है, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, COOH एसिड ग्रुप है ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मोनोमर। तो यहाँ पे दो मोनोमर हैं, वो भी दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों वाटर को एलिमिनेट करके कंबाइन हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये कोपॉलीमर है। दूसरा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे NH2 का H और एसिडिक का OH वाटर को एलिमिनेट कर रहा है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिखा रहा है। कंडेंसेशन कैसा होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नायलॉन 66, इसको नायलॉन 66 भी लिख देते हैं। नायलॉन क्यों है, क्योंकि ये एक फाइबर है, ये आपका एक फाइबर है, ठीक है। अब ये 6 का क्या मतलब है, देखिए अगर हम एक पहला मोनोमर देखें इसमें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। और दूसरा वाला मोनोमर देखो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन CH2 वाले हैं, 2 कार्बन COH वाले हैं, तो इसमें भी टोटल 6 कार्बन है। तो 6 मतलब दो मोनोमर से मिलके बना है, जिसमें पहले में भी 6 कार्बन है और दूसरे में भी टोटल 6 कार्बन है, इसलिए ये जो बना इसको नायलॉन 66 बोल दिया, ठीक है। तो ये तो है आपका क्वेश्चन, आंसर इज बी, कोपॉलीमर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। पहला वाला चेक करते हैं, इसमें आप एक चीज देखिए, आपके पॉलीमर में ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, पॉलीमर में यहाँ डबल बॉन्ड होने का मतलब है इसके मोनोमर में यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, जो पॉलीमर में बीच में आ गया, राइट। मैंने आपको बताया था रेडिकल के थ्रू क्या होता है, इन पे रेडिकल जनरेट होता है, तो ये तो रेडिकल आगे पीछे जोड़ेंगे और ये बीच वाले रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड ये दिखाता है कि इसके जो है मोनोमर में 2 डबल बॉन्ड रहे होंगे, उसे क्या बोलते हैं, 4 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। मतलब ये क्या है आपका पॉलीमर, इसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन रहा होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर CH3 होता तो क्या बोलते हैं उसे, आइसोप्रीन यूनिट, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रीन बोलते हैं। आइसोप्रीन में क्या होता है, यहाँ पे अगर CH3 कर दें तो ये ग्रुप आइसो जैसा हो जाता है, तो उसे आइसोप्रीन बोल देते हैं, ठीक है। अब आइसोप्रीन क्या था आपका, रबर, आपका रबर था ना, आइसोप्रीन नेचुरल रबर था, पॉली आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। अब इसमें आपका CH3 की जगह Cl आ गया है, तो ये आइसोप्रीन का भाई है, तो ये कौन है आपका, ये है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन, जब आइसोप्रीन आपका रबर है वो नेचुरल रबर है और आपका नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर। तो ये पता चल गया कि ये क्या है, दिस इज रबर, ठीक है। तो और सिंथेटिक रबर देख लीजिए, नियोप्रीन, बूना N, बूना S, बूना क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइईन, Na माने सोडियम और N माने था असाइलोनाइट्राइल। बूना S में क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइईन, सोडियम, S माने स्टाइरीन, ठीक है। ये आपका क्या है, नियोप्रीन क्या है, होमोपॉलीमर, ये क्या थे, कोपॉलीमर, राइट। तो कंक्लूजन सुनो पहले आप, ये जो है ये क्या है, दिस इज रबर, और रबर में इलास्टिक नेचर होता है, मतलब उसको स्ट्रेच किया जा सकता है और फिर बाद में वो अपनी जगह आ जाता है, तो ये होते हैं इलास्टोमर्स। जो भी आपके रबर हैं वो इलास्टोमर्स हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका इलास्टोमर, ए है आपका इलास्टोमर। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, इसको जरा पहचानिए, इसमें क्या है आपका जो एल्कीन है, दिस ये बनाती है आपकी क्या, पॉलीथीन, इसका पॉलीमर पॉलीथीन बनाता है। इसमें क्या है, एक H को यहाँ Cl से रिप्लेस कर दिया है, Cl से रिप्लेस कर दिया, ये भी एल्कीन है, केवल Cl से रिप्लेस किया है, तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो भी प्लास्टिक होगा। तो वो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं अगर आप उन्हें गर्म करें तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और अगर कूल करें तो वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, बी वाला हो गया थर्मोप्लास्टिक। आपको पता करना है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो पहला हो गया आपका इलास्टोमर, दूसरा हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक, तीसरा वाला पहचानिए क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखिए 2 मोनोमर है, पहला मोनोमर आपका ये है और दूसरा मोनोमर आपका ये है, राइट। इसका क्या नाम था, नायलॉन 66, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 6 कार्बन है और यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो इसका नाम था क्या, नायलॉन 66। नायलॉन क्या है आपका, फाइबर। देखिए ये देखिए, ये है आपका कंपाउंड जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ और ये है आपका फाइबर,
इसमें पहला क्या है, ये है जो ये 6 कार्बन वाला ये वाला मोनोमर, इसे एडिपिक एसिड बोलते हैं। एडिपिक एसिड टोटल 6 कार्बन चाहिए, तो 2 ने तो बना लिया एसिडिक ग्रुप, बचे कितने 4, वो CH2 4 होके आ गए। ठीक है, दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 के 6, ठीक है, और डाइअमीन मतलब NH2। तो ये क्या कर देंगे, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें वाटर एलिमिनेट होगा और ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इस ग्रुप को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने आपको प्रोटीन में बताया था कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो कंबाइन होके यही वाला ग्रुप तो बनाते हैं, और अमीनो एसिड में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। जब और ऐसे मोनोमर आ जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी और चेन में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो फाइबर होता है आपका नायलॉन 6 इसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपका फाइबर। अब दिस इज लास्ट, ये जो आपका लास्ट बचा है ये आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था विच इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो ये दिस लास्ट वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये कैसे बना है, ये बना है आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इसमें देखिए ये वाला जो H है यहाँ पे ये लगेगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया है CH2O। अब यहाँ से ये H हटेगा, इसके साथ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जुड़ गया। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये बनाते हैं इस टाइप से कंपाउंड जो पॉलीमराइज होके आपका बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और बेकेलाइट जो होता है आपका वो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग का मतलब है कि एक बार आपने थर्मल दिया, आपने हीट दी, हीट देने के बाद वो जिस फॉर्म में गए उसी फॉर्म में रह जाएंगे, उनको आप वापस से पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते। ये होता है आपका बेकेलाइट, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्रॉस लिंक या नेटवर्क, नेटवर्क का क्या मतलब होता है, जितना ज़्यादा स्प्रेड हो, जितना डायरेक्शन में स्प्रेड हो, कहते हैं बहुत अच्छा नेटवर्क है उसका। पॉलीमर के केस में नेटवर्क क्या हो गया, जनरली हम जो पॉलीमर बनाते हैं वो एक चेन की तरह जुड़ते चले जाते हैं, मोनोमर जुड़े 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 एक चेन बना लेते हैं। लेकिन अगर ये चेन इस डायरेक्शन में भी जुड़ सके, इस डायरेक्शन में भी जुड़ सके, मतलब ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ये चेन लिंक हो सके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो इस टाइप से बनते हैं उसे बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। और ये जो लिंकेज होता है इसे बोलते हैं क्रॉस लिंकेज। ठीक है, अब क्रॉस लिंकेज किसके बीच में होता है, आप ये बताइए। मान लीजिए आपका जो पॉलीमर है ये लीनियर पॉलीमर है, क्या इनके बीच में क्रॉस लिंकेज होगा, नहीं। मान लीजिए ये पॉलीमर है, ये एक और पॉलीमर का चेन है, ये भी पॉलीमर का चेन है, अगर ये लिंक कर जाए, ये लिंक कर जाए तो इसे बोलेंगे क्रॉस लिंकिंग। जैसे हमने वो सल्फर वाले केस में देखा था, जब हमने नेचुरल रबर को उसको उसमें सल्फर के साथ ट्रीट किया था, उस टाइम पे हमने देखा था कैसे दो चेन के बीच में सल्फर क्रॉस लिंक हो गया था, राइट। तो स्टेटमेंट देखते हैं, दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड between various linear polymer chain, they contain covalent bonds between various linear polymer chain। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लीनियर चेन है, उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे क्रॉस लिंक कहते हैं। दूसरा है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। देखो दिस इज स्टेटमेंट इज राइट, इसलिए राइट है क्योंकि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल होंगे, जैसे ये देखिए आप बेकेलाइट का केस, बेकेलाइट के केस में यहाँ OH है, नीचे भी ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक से देखो यहाँ तो ये लीनियर चेन बना रहा है, नीचे भी जुड़ गया, ऊपर भी जुड़ सकता है। तो इनमें ये पॉसिबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऐसे पॉसिबल हैं जो ऊपर नीचे लिंक हो सकते हैं, तो तभी क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सी एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेनामाइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बेकेलाइट के केस में मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ऐसे ही दिस इज मेलामाइन, मेलामाइन बनता है मेनामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से, इसका जो H है वो इधर चला जाएगा, ये H चला गया और ये जुड़ गया पूरा फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। अब देखिए ये साइट है, ये साइट है, ये तो लीनियर जुड़ेगी, या इसके अलावा ये देखो एक और साइट है जहाँ पे ये नीचे से जुड़ सकती है, क्रॉस लिंकिंग कर सकती है। तो इसका दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और मेनामाइन, ठीक है।
दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। अब स्टेटमेंट ए को और डी को देखो, ये बहुत जरूरी है। आपको स्टेटमेंट ए को और डी को देखिए आप एक बार, इनमें आप समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो सकता था। देखिए ए में बोला है कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, और डी में बोला है कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन। डी कह रहा है कि एक ही पॉलीमर चेन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और ए कह रहा है कि लीनियर चेन के यहाँ बीच में कोवेलेंट फॉर्म होते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग कौन सी होती है? दिस इज क्रॉस लिंकिंग। सो आंसर इज ए, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। सो आंसर इज ए, राइट। चारों पॉलीमर में से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो वूल के अल्टरनेटिव की तरह काम किया जा सकता है, राइट। पहला है आपका मेलामाइन। मेलामाइन बना था आपका, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से एक कंपाउंड बना जिसका कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हुआ, तो आपका मेलामाइन का फॉर्मेशन हुआ था। ये हार्ड मटेरियल होता है और इसके बनते हैं क्रॉकरी सेट्स, राइट। नाउ सेकंड, नायलॉन 6-6, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 6 और 6 से क्या पता चलता है? 6 कार्बन 6 कार्बन, मतलब आपके पास क्या है? NH2 CH2 होल 4। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, ये है, और दूसरा ये दो मोनोमर यहाँ पे मिलके कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। नायलॉन 66, इसमें आप देखेंगे जो प्रोटीन के केस में आपको NH और C डबल बॉन्ड मिल रहा था, वो इस केस में भी पॉसिबल है। तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इसकी वजह से ये जो नायलॉन 66 होते हैं, ये फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी सीट बन जाती हैं, और जो ब्रशेस होते हैं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं ब्रशेस के, उनको इससे बनाते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ थर्ड, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल हम पहले भी देख चुके हैं, बूना एन में जो एन था आपका वो क्या था? एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये पॉलीमर बनता है, इसको यूज किया जा सकता है बूल की जगह, राइट। तो आपका आंसर इसमें सी है। नाउ बूना एन, इसका क्या यूज है? बूना एन क्या है आपका? 1,3-ब्यूटाडाइन सोडियम, और एन फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, राइट। तो बूना एन का यूज किया था, इसका था टैंक लाइनिंग में। टैंक लाइनिंग क्या होती है? जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं ना मेटल के, उनमें आपका कोरोजन भी लग सकता है, लीकेज भी हो सकता है। तो अब बड़े बड़े टैंक एक बार जब उनका सेटअप हो जाता है तो उन्हें बार बार तो ऐसे ओपन करके चेक नहीं कर सकते, तो उन पे एक लाइनिंग की जाती है इस मटेरियल की। ये काफ़ी थिक और मोटी लाइनिंग बना देता है उस पर, जिससे वो उसको लीकेज से या कोरोजन से प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following structures represent nylon 66 polymer? इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर डी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन को इसको ध्यान से देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1,3-ब्यूटाडाइन से फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे CH3 की जगह Cl है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आइसोप्रीन आपके माइंड में है तो नियोप्रीन आप लिख सकते हैं, तो ये तो आपका करेक्ट है। सेकंड देखिए, नायलॉन 66, मैंने आपको बताया था 6-6 मतलब 6-6 कार्बन, तो ये इसका क्या था? बॉन्डिंग यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, तो एक मोनोमर ये हो गया, 6 कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 NH2 है, करेक्ट है। दूसरा वाला चेक कीजिए, 4 कार्बन, एक इसके पास 5, एक इसके पास 6, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बी इज ऑल्सो राइट। नाउ सी चेक कीजिए, सी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस करते हैं। दिस इज ट्रायलीन। ट्रायलीन ये क्या है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, और PMMA, इन दोनों को हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले डिस्कस करते हैं दिस ट्रायलीन। जो ट्रायलीन है इसका फॉर्मेशन होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या है? CH2 दोनों पे एक एक OH, ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन क्योंकि 2 कार्बन है और 2 OH है, डाइऑल है, तो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये इसके साथ कपल करता है दिस डाई एसिड के साथ, इसमें ये बेंजीन रिंग के दोनों पे, मतलब ये आपका दोनों पैरा पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं। अब क्या होगा, इस एसिड का OH और इसका H, अल्कोहल का H, एसिड का OH वाटर को रिलीज कर देंगे और कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको डेक्रोन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस नाम से नहीं देते हैं बल्कि डेक्रोन लिख देते हैं। डेक्रोन लिख के आएगा तो डाउट हो सकता है, पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रायलीन है इसको डेक्रोन कहते हैं, लेकिन इस नाम से तो आप इसे पहचान लेंगे। इसके नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करो,
ट्राइलिन को लिखो TER और BiLENE, राइट। ये जो TER है, TER आया है इसके इस मोनोमर से, ये आपका टेरेथैलिक एसिड, इससे आया है TER, और BiLENE आया है इस इथाइलिन से, राइट। तो इथाइलिन से आया है दिस BiLENE और TER आया है इसके ये वाले मोनोमर से। तो अगर आपको ये नाम ही दिया है जस्ट, तो आप पहचान लेंगे कि TER मतलब टेरेथैलिक एसिड और BiLENE मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल। अल्कोहल है और एसिड है, अल्कोहल एसिड कंबाइन करके कंडेंस करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और ईस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे, तो दिस इज पॉलीईस्टर, राइट। ये आपका पॉलीईस्टर है। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे दिमाग में रखेंगे। भाई इथाइलिन ग्लाइकोल को तो रख लेंगे, इथाइलिन पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड को हटा के दोनों पे OH लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको कैसे माइंड में रखेंगे। थैलिक एसिड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये होता है थैलिक एसिड। इस रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 एसिड ग्रुप लगे हैं, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर ये ऑर्थो पे ना लग के पैरा पे लग जाए तो उसे बोल देंगे टेरेथैलिक एसिड। तो ये आपका हो गया टेरेथैलिक एसिड। पैरा पे होने से क्या फायदा हो जाएगा। देखो ऑर्थो पे क्या घाटा है, ऑर्थो पे ये घाटा है कि ये पॉलीमर नहीं बना पाएगा। पैरा पे होने से क्या फायदा है कि यहाँ पे भी ये ग्रुप है, ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, इसका अल्कोहल का H और इसका OH, यहाँ पे भी लिंक है, यहाँ से OH यहाँ से भी, मतलब ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करने के लिए कैपेबल है। इसलिए थैलिक एसिड नहीं है बल्कि टेरेथैलिक एसिड है। थैलिक एसिड माइंड में रहता है कि रिंग पे 2 एसिडिक ग्रुप है ऑर्थो पे। अब आप ऑर्थो पे ना करके उन्हें पैरा पे कर दो, क्योंकि पैरा पे होंगे तभी तो पॉलीमराइज कर पाएंगे, राइट। तो ये भी आपको सेट हो गया माइंड में। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। पहले चेक कर लो कि ये जो हमको दिया है ये सही दिया है नहीं, अभी तो हमने केवल उसके बारे में डिस्कस किया। चेक करते हैं। आपका क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इसका H गया था, चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ गड़बड़ा गया है, क्या गड़बड़ा गया है, इसका OH और इसका OHCOO, ये ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसका तो केवल H जाना चाहिए, इसका OH जाना चाहिए, तो इसका तो OH गया, इसका तो ऑक्सीजन गायब है यहाँ पे। आप एक बार ध्यान से देखो, आप एक बार इसको ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन गायब है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गलत लिखा हुआ है ये। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी होना चाहिए था, तब ये ईस्टर होगा। मैंने आपको बताया दोनों लिंक, अल्कोहल और एसिड लिंक होके ईस्टर बनते हैं, तो ईस्टर ग्रुप तो ये होगा ना, ये होगा ना ईस्टर ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग कर रखा है, तो आपसे क्या पूछा था, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपका आंसर इसमें C है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट इसका क्या है, दिस इज करेक्ट, डेक्रोन। ओके, नाउ लास्ट वाला चेक करते हैं, PMMA। PMMA, P माने पॉली, मिथाइल, मैथ, एक्राइलेट, तो P पॉली, मिथाइल, मैथ, एक्राइलेट। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ये है PMMA। अब जरा इसका पॉलीमर चेक करो, करेक्ट दिया है या नहीं दिया है। इसके पॉलीमर चेक करने के लिए आप ये बताइए, अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो यहाँ पे कुछ आपको जाना पहचाना दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, क्या है ये, दिस एक्राइलेट। एक्राइलेट कैसे पता कर सकते हैं, पीछे हमने आपसे दिस एक्राइलोनाइट्राइल की बात की थी, हमने आपसे एक्राइलोनाइट्राइल की बात की थी, ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल है। अगर इस नाइट्राइल ग्रुप को, इस CN ग्रुप को हटा के ईस्टर ग्रुप लगा दें, तो जब ईस्टर लगता है तो IUPAC में क्या लग जाता है, ATE, ठीक है। तो एक्राइलोनाइट्राइल में अगर CN ग्रुप हटा के ईस्टर ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा, एक्राइलेट हो जाएगा। मतलब एक्राइलाइट समझ में आ गया, हमको इतना ग्रुप समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे CH3 है तो ये मैथ एक्राइलेट हो गया, क्योंकि ईस्टर के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ CH3 है इसलिए ये हो गया मैथ एक्राइलेट, और यहाँ पे CH3 है तो मिथाइल मैथ एक्राइलेट। तो इसका आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर किस टाइप से, आपको एक्राइलोनाइट्राइल अगर पता है तो सबसे पहले नाइट्राइल ग्रुप को हटा के ईस्टर ग्रुप लगाओ। ईस्टर में जो दूसरा COOR होता है, R की जगह लगाओ मिथाइल, तो मैथ एक्राइलेट हो गया। यहाँ पे एक CH3 और लगा दो तो मिथाइल मैथ एक्राइलेट हो गया। पॉली क्यों लगाए, क्योंकि ये तो है मोनोमर, पॉलीमर बनेगा तो पॉली लग जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो आपका रेडिकल जनरेट होगा, तो ये पूरा ग्रुप, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप ऐसे ही रहेंगे, और ये दोनों जो है वो पॉलीमराइज होते चले जाएंगे। तो दिस इज करेक्ट, डी वाला भी आपको करेक्ट दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, इनमें से कौन सा करेक्टली प्रेजेंटेड नहीं है, राइट। नाउ पहला नियोप्रीन, नियोप्रीन, ओहो पहला ही गलत है। देखिए कहाँ गलती है, नियोप्रीन में मैंने आपको बताया था कि आइसोप्रीन का भाई है, मतलब केवल आइसोप्रीन में CH3 हट के Cl लग जाएगा, ठीक है। आइसोप्रीन कैसे बन रहा था, ये जो पिरीन शब्द है 1,3 ब्यूटाडाइइन, मतलब मोनोमर में 2 डबल बॉन्ड है, तो पॉलीमर में 1 डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था उसको गायब कर दिया है, तो ये आपका रॉन्ग है, मतलब आपका आंसर इसमें ए है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, पहला ही रॉन्ग दे दिया। ओके, दूसरा चेक करिए, ट्राइलिन, ट्राइलिन में क्या था आपका, TER किससे आया था, टेरेथैलिक एसिड से। ओके, टेरेथैलिक एसिड, कोई बात नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, दूसरा ये बाईएलिएनी किससे आया था, इथाइलिन ग्लाइकोल से, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, पहला वाला ये हो गया, एसिड का OH गया, अल्कोहल का H गया, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ नाइलॉन, नाइलॉन 66, 6 कार्बन चेक करो, NH2 6 कार्बन, करेक्ट है। अमाइड है, अमाइड बनेगा ना, NH2 का H जाएगा, एसिड का OH जाएगा, अमाइड बनेगा, तो अमाइड है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ 6 कार्बन देखो, 1 4 1, मतलब टोटल 6, दिस इज बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया है, तो टेफ्लॉन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। इसका आंसर तो आपको पता चल गया, आंसर इज ए, राइट। टेफ्लॉन के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं, टेफ्लॉन सबसे पहले आप ये बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं, ये है आपका इथीन, इथीन है। अगर आप इसके चारों H को F से रिप्लेस कर दो तो ये बन गया आपका कंपाउंड, इसको क्या लिखोगे, टेट्रा फ्लोरो इथीन, क्योंकि यहाँ पे 4 F आ गए, तो 4 माने टेट्रा, F माने फ्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथीन, डबल बॉन्ड है तो ENE, ठीक है, तो टेट्रा फ्लोरो इथीन। ओके, अब क्या इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बन जाएगा, इसे बोलते हैं टेफ्लॉन। कैसे पता चलेगा इसका नाम टेफ्लॉन है, भाई क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ लेता है, सब कुछ पता होना चाहिए, कभी केवल स्ट्रक्चर बना के दे देगा नाम। अभी आप यहीं देख लो, अगर आपको नहीं पता होगा कि इस पॉलीमर का नाम टेफ्लॉन है तो आप कैसे मैच कर लोगे, ठीक है। तो टेफ्लॉन कैसे पता करोगे, TEF, ये जो TE आया कहाँ से आया, टेट्रा से, F फ्लोरो से, तो टेट्रा फ्लोरो मतलब 4 F होंगे, तो यही है आपका क्या, टेफ्लॉन, बिल्कुल सही बनाया गया है। इसका एप्लीकेशन पे आगे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन क्या है कि जो कुकिंग वेयर होते हैं, आपके यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें नॉन स्टिक बनाने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है, आंसर आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। क्या होता है कि टेफ्लॉन जब उसके सरफेस पे स्टिक कर जाता है, तो जब खाना ना बनाया जाता है या कुकिंग की जाती है, तो हाई टेम्परेचर जाने के बाद भी टेफ्लॉन खाने में, फूड मटेरियल में स्टिक नहीं करता है, और ये खाने को आपके पैन पे भी स्टिक नहीं होने देता है, तो ये नॉन स्टिकी का काम करता है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ, कैप्रोलैक्टम किसके लिए यूज किया जाता है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन तो हम देख चुके थे, क्या था उसका CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये टेफ्लॉन का मोनोमर था, कैप्रोलैक्टम नहीं था, राइट, तो ये नहीं है। नाउ ट्राइलिन, ट्राइलिन भी हमने देखा था, टरथैलिक एसिड था और इथाइलिन ग्लाइकोल था, राइट, ये भी नहीं है। नाइलॉन 66, इसमें हमने देखा था 2 मोनोमर थे, दोनों में 6 कार्बन थे, पहला क्या था 6 कार्बन और डाई अमीन, दूसरे में आपका मतलब CH2 4 और 2 एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो लास्ट बचा आपका नाइलॉन 6, सो आंसर इज डी। एक बार देखते हैं, ये आपका कैप्रोलैक्टम, इसमें ये जो अमाइड बॉन्ड है ये क्लीव होता है। देखिए ये बॉन्ड कब बनता है, जब आपका NH2 का H और एसिड का OH वाटर रिलीज कर देता है, तो NHC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बन जाता है, राइट। तो ये क्या होगा, कैप्रोलैक्टम, क्या जब इसकी हीटिंग की जाती है विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, तो ये यहाँ से क्लीव कर जाता है, क्लीव करने के बाद इसका यहाँ पॉलीमराइजेशन होता है और नाइलॉन 6 बनता है। 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ केवल 6 कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन इसमें है, टोटल 6 कार्बन, तो इसका क्या लिखा आपको, नाइलॉन 6, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, ये आपको एक पॉलीमर दिया है, इसका इनमें से मोनोमर कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको नहीं पता कर सकते। जनरली हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड पे रेडिकल बना होगा तो ये पॉलीमर बन जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया।
ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पॉलीमर बना है ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से बना है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन अभी भी प्रेजेंट है। जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आएगा, बल्कि इसी का मोनोमर आएगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, तो फिर से ये आगे फर्दर पॉलीमराइजेशन के लिए एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्योंकि ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन? राइट, मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, ये आपकी एल्कीन है, इसमें ये डबल बॉन्ड है। ओके, अब आपका कोई भी कैटाइन, कैटाइन मेरा मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मटेरियल जनरली लिया जाता है AlCl3, क्योंकि Al में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, Al में यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करके कैटाइन जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, वो कैटलिस्ट सबसे पहले आपके मोनोमर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, तो ये माइनस वाला इससे जुड़ा और यहाँ प्लस आ गया, तो ये कैटाइन जनरेट हो गया। अब एक कैटाइन एज ए कैटलिस्ट लिया था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एज ए कैटलिस्ट ली थी, उसने इस एक मोनोमर में कैटाइन जनरेट कर दिया। अब ये नया कैटाइन बन गया, ये फर्दर एक मोनोमर डबल बॉन्ड हैविंग मोनोमर पे अटैक करके उसे कैटाइन में जनरेट कर देगा। तो इसी टाइप से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा। राइट, तो पॉलीमराइजेशन होने का क्या मतलब होता है, मोनोमर ऐड होते चले जाएं, यहाँ पे एक मोनोमर ऐड हुआ, यहाँ पे इसके साथ दूसरा ऐड हो सकता है, फिर नया कैटाइन जनरेट हो जाएगा। बस केवल चेन की लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है, लेकिन टाइम टू टाइम कैटाइन बनता चला जा रहा है, वो एक्टिव है फर्दर मोनोमर को ऐड करने के लिए। राइट, तो ये है आपकी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पीछे केस देखे हैं, हमने उसमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिखाया था कि डबल बॉन्ड था, फ्री रेडिकल जनरेट करो और रेडिकल के थ्रू उनको लिंक करते चले जाओ। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा है ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन उन्होंने दे दिया है इसमें। ठीक है, ओके तो अब यहाँ क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ, इसका मोनोमर क्या होगा, मोनोमर होने का मतलब है कि ये जो मोइटी है ये, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, इसने पहले किसी कैटलिस्ट से यहाँ पे कैटाइन बनाया होगा, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा तो ये यहाँ जुड़ा होगा और यहाँ पे कैटाइन बनाया होगा। तो इसका मोनोमर क्या है, यही इसका मोनोमर है, दिस इज अ मोनोमर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए। राइट, ओके नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following polymers is prepared by condensation polymerization? कंडेंसेशन से कौन सा बनेगा, देखिए दो टाइप के पॉलीमराइजेशन बताए थे, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन वाले में क्या था, जो आपका जैसे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये रेडिकल बनाएगा और प्रोपोगेशन से लिंक होता चला जाएगा, तो टेफ्लॉन तो आपका क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। नाउ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर आइसोप्रीन मोनोमर का है, ये भी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है। स्टाइरिन, स्टाइरिन देखिए दिस इज स्टाइरिन, हम देखो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर सही हूँ, मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, जो कुछ नया आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। राइट, स्टाइरिन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी एडिशन वाला होगा। दिस नाइलॉन 66, इसमें क्या था, ये था आपका डाई एसिड, ये था आपका डाईअमीन, यहाँ पे क्या था आपका जो अमाइड बॉन्ड बना था वो H2O के एलिमिनेशन से बना था, तो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो आंसर इज डी, नाइलॉन 66। राइट, नाउ ट्राइलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, बताइए बताइए, देखिए ट्राइलिन मैंने आपको बताया था TER/LENE, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो इन्होंने दे दिया है। TER किससे आया था, टरथैलिक एसिड से। राइट, जिसमें क्या था आपका, ये जो थैलिक एसिड जो था, जहाँ पे ऑर्थो पे 2 OH लगे रहते हैं, यहाँ ऑर्थो पे ना लग के पैरा पे आ गया था, जिससे लीनियर पॉलीमराइजेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया आपका टरथैलिक एसिड, आंसर इज डी। राइट, ओके नेक्स्ट, नायलॉन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, नायलॉन इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए नायलॉन कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए नायलॉन हमने देखो 66 वाला केस देखा, हमने 6 वाला भी केस देखा, उन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या कि एक का NH2 और दूसरे का एसिड, इसका H और उसका OH कंडेंसेशन करके निकल रहे थे, तो NH2 देखिए NH और C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो रहा था अमाइड, तो अमाइड फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड हो गया, सो आंसर इज ए। देखिए पॉलीथीन क्या था, जब आपका जो इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज होगा तो पॉलीथीन बनाएगा। पॉली ईस्टर क्या होता है, ईस्टर फॉर्मेशन कब होता है, जब अल्कोहल और एसिड
देखिए ईस्टर कब बनता है, जब अल्कोहल एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो इनसे जो बनेगा वो होगा पॉलीईस्टर। जैसे आपका ये वाला जो केस था, ये वाला जो भी मैंने जैसा भी टर्लिन का केस बताया, जिसमें ये आपका टर्थेलिक एसिड एसिड है, इथाइलिन ग्लाइकोल अल्कोहल है, तो वो आपका पॉलीईस्टर है। जिसमें जिसमें कंडेंसेशन के बाद ईस्टर बॉन्ड बन रहा हो, ईस्टर बन रहा हो, वो पॉलीईस्टर हो जाएगा, राइट। पॉलीथीन बता दिया, तो ये आंसर क्या है इसमें, ए पॉलीअमाइड। ओके, इस पे और भी क्वेश्चन आए हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो टर्थेलिन है, दिस टरइथाइलिन, इस पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 में पूछा था कि ये किस टाइप का है, मैंने बताया पॉलीस्टर है। 2012 में पूछा था किस टाइप का पॉलीमर है, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे H2O निकलता है, राइट। एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका नाम डेक्रोन है। मैंने आपको बताया था कि डेक्रोन जरूर याद रखना, डेक्रोन से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि पहला वाला जो नाम है इससे तो मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन डेक्रोन आपको माइंड में रखना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीस्टर पॉलीमर। पॉलीस्टर पॉलीमर के लिए आपके जो मोनोमर होंगे वो कंबाइन होकर ईस्टर फॉर्म करने चाहिए, तभी आपके पॉलीमराइजेशन में जब मल्टीपल ईस्टर बनेंगे तो उसे पॉलीस्टर बोल देंगे, राइट। ईस्टर कैसे बनता है, एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर बनाते हैं। मतलब इन चारों में हमें चाहिए जिसके पास दो मोनोमर हो, एक एसिड ग्रुप रखे और एक अल्कोहल ग्रुप रखे, राइट। पहला चेक करते हैं, पहले वाले मैंने आपको बताया TER का क्या मतलब था, टर्थेलिक एसिड, और ये था इथाइलिन ग्लाइकोल। तो टर्थेलिक एसिड मतलब एसिड आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें आ गया OH। तो पहले वाले ऑप्शन में ही आपको ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई। इसमें ये देखिए यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है पॉलीस्टर, आंसर इज ए। इसको डेक्रोन भी कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं, डेक्रोन। ओके, नाउ इसका जो है टर्थेलिन, इसके बारे में एक बात मैं बता दूं, ये डेक्रोन क्यों कहते हैं इसे, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है। जैसे कि जो कॉटन या ये फाइबर होते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होते हैं, उनमें इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉटन या फिर वूल में अगर इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। देखिए कॉटन का जो मटेरियल है, कॉटन के कपड़े वगैरह अगर आप उनको एकदम से ऐसे पैक करके रख दो तो उनमें बहुत सिलवटें पड़ जाती हैं। और यही आप रेयॉन का कपड़ा लेंगे या कुछ ऐसा कपड़ा लेंगे जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप कितना भी उसको स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स वाली जो टी शर्ट्स होती हैं, आप उसके फैब्रिक को कितना भी क्रम कर लो लेकिन उनमें सिलवटें नहीं पड़ती। तो इसी टाइप से ये जो आपका डेक्रोन है, इसकी ब्लेंडिंग की जाती है कॉटन और अदर फाइबर में, जिससे कि जो मटेरियल तैयार हो उसमें सिलवटें ना पड़े, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया। नाउ बेकेलाइट, बेकेलाइट अगर हम डिस्कस करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। बेकेलाइट आपका जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। मतलब अगर आपने एक बार बेकेलाइट को गर्म कर दिया उसके बाद बस क्या हुआ, देखो आपके बेकेलाइट में क्रॉस लिंक थे, ओके, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी थी वो हार्ड था। जब आपने थर्मल टेम्परेचर दिया तो ये क्रॉस लिंक जो बॉन्ड थे ये टूट गए। अब आप कितना भी उसका टेम्परेचर ठंडा कर लो ये बॉन्ड थोड़ा नहीं फॉर्म हो जाएंगे। एक बार क्रॉस लिंक जो ब्रेक हो गया वो बाद में फिर से फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये थर्मोसेटिंग है। मतलब एक बार टेम्परेचर देने पे इसकी सेटिंग खराब हो गई, फिर उसको इसके बाद में फिर से वापस इसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका बेकेलाइट। सिंस ये हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड प्लास्टिक टाइप होता है, तो इसलिए इसका काम जो है वो कॉम्स में, इलेक्ट्रिकल स्विचेज वगैरह में बनाने में लिया जाता है। सो नेक्स्ट इज नायलॉन 66, इसका थर्ड ऑप्शन जो दिया था, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, नायलॉन 66 एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंस इसमें अमाइड बॉन्ड होता है, जिस NH and C डबल बॉन्ड हो, इसकी वजह से इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से ये जो फाइबर होता है इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से जो ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, वेरी सिंपल, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो आंसर इज ए। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक नया नाम आया है जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। दिस एक्रिलेन इज हार्ड,
horny and high melting material. Which one of the following represent the structure? आप इसका आंसर जानते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका नाम यही है। मैं आपको क्या बताया है, एक्राइलोनाइट्राइल की हम बात कर चुके हैं। एक्राइलोनाइट्राइल, ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल है, पॉलीमराइज किया तो ये बन गया इसका पॉलीमर। ये जो है इसी को बोलते हैं ऑर्लोन या फिर एक्रिलेन। तो आपसे क्या पूछा था, एक्रिलेन, तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया, ए। तो देखो इसको एक्राइलोनाइट्राइल याद करने का तरीका तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसके ये दो नाम जो हैं ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला जो ये एक्रिलेन है ये तो इसी से समझ में आ रहा है, एक्राइलो टर्म से ही इसका मैच मिल जाएगा, लेकिन ये ऑर्लोन जो है इसको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेशली इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जो बूल जो यूज होती है ना उसके रिप्लेसमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये एक टाइप का कॉमर्शियल फाइबर है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज मोनोमर ऑफ, ये क्या है आपका, ये है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये इससे क्या बनेगा आपका, टेफ्लॉन बनेगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ए टी आया इससे, फ्लोरो से एफ आया तो क्लियर हो गया, टेफ्लॉन बन गया आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे दिया है ओरलोन, अब पता है ना ओरलोन क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर, राइट। ये देखिए इस वजह से पता होना चाहिए कि इसका कुछ अल्टरनेटिव नाम है या नहीं। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, आई हैव डिस्कस्ड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है उसी का यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ओके, एनीथिंग न्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is false? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया देखने को मिलेगा। पहला क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। सिल्क पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आया था कि आर्टिफिशियल सिल्क, बताइए क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है। तो आपका जो सिल्क होता है ये एक नेचुरल प्रोटीन पॉलीमर होता है। जो कुछ कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, वो इसको जनरेट करते हैं, बाद में उनसे जो फाइबर निकाल लिया जाता है, एक प्रोटीन निकलती है, उससे ये सिल्क बनता है। ये हम रियल सिल्क, एक्चुअल सिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो एक नेचुरल प्रोटीन पॉलीमर होता है। उसमें ये प्रोटीन जो है ना, फिब्रोइन, ये प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती है, इनसॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क, ठीक है। ये होती है इसकी मोनोमर यूनिट। ये सारे क्या है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है तो ऑब्वियस अमीनो एसिड उसका मोनोमर है, तो ये अमीनो एसिड है। ये तो हो गई किसकी, जो ओरिजिनल सिल्क है। लेकिन यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क बोलो या फिर आर्ट सिल्क बोलो, ये सिंथेटिक फाइबर होता है जो दिखता तो सिल्क की तरह है और महसूस भी सिल्क की तरह होता है, लेकिन ओरिजिनल सिल्क नहीं होता है। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। इसे रेयॉन भी बोलते हैं। जनरली आप देखा होगा जब भी आप कपड़े वगैरह परचेज करते हैं तो जो फैब्रिक की कैटेगरी होती है उसमें आपने देखा होगा रेयॉन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, ठीक है। तो सिल्क समझ के इसे लोग काफ़ी परचेज करते हैं क्योंकि सिल्क की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि हर कोई ओरिजिनल सिल्क तो नहीं मैनेज कर पाता, इतना डिमांड ही पूरी नहीं हो पाती है, राइट। ओके, सो इसका देखियो आप, जो आर्टिफिशियल सिल्क है 1890 में इसे सेलुलोज फाइबर से बनाया गया था। जो आपका सेलुलोज फाइबर है, सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है, उससे इसको बनाया गया था। तो इसको आप आर्ट सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते थे। लेकिन 1924 में इसका नाम बदल के रेयॉन रख दिया गया। पहले इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते थे या फिर आर्ट सिल्क बोलते थे। ये एक सेलुलोज फाइबर है, लेकिन बाद में 1924 में यूएस ने इसका नाम बदल के रेयॉन रख दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ भी बोले, आर्टिफिशियल सिल्क बोले, आर्ट सिल्क बोले, आपसे ये बोल दे विस्कोस या फिर रेयॉन बोल दे, इन सब का एक ही मतलब है कि ये सब डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। जो सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है, राइट, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, जैसे मैं बात कर चुकी थी एक बार सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, जो मैंने आपको बताया था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो जो डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वही आपका होता है दिस रेयॉन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर,
तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है, दिस, कुप्रा, अमोनियम सिल्क, एसीटेट, रेयन, ये सारे आपके क्या हैं, आर्टिफिशियल सिल्क हैं। ओके, तो ये तो सिल्क की बात खत्म हो गई। क्वेश्चन क्या था, हैव आई डिस्कस्ड क्वेश्चन, नो। फिर से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, दिस इज करेक्ट। जो सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं, सेलुलोज एसीटेट वगैरह, उसे बोलते हैं रेयन, ठीक है। रेयन बोलते हैं, बिल्कुल सिल्की की तरह दिखता ही है, फील भी सिल्की की तरह होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है। सिंस ये सेलुलोज से ड्राइव किया जाता है, सेलुलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है, उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करके बनाया जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या है ये, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, सेकंड ऑप्शन है नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, बताइए, दिस इज रॉन्ग। इलास्टोमर क्या थे, जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती थी, स्पेशली हमारी जो रबर है, जो सिंथेटिक रबर है, ठीक है। आपका जो नायलॉन 66 है, ये तो फाइबर है, फाइबर इलास्टोमर कैसे हो सकता है। तो आपका आंसर इसमें बी है, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज बी। चेक करते हैं, द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, दिस इज करेक्ट। नेचुरल रबर बोला है, देखो सिंथेटिक नहीं बोला है, तो आइसोप्रीन, दिस इज करेक्ट। Both starch and cellulose are polymer of glucose. This is also correct. देखिए मैंने पहले जितना भी डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता, मतलब उनका फॉर्मेशन हुआ, यूज खत्म होने के बाद वो एज ए सॉलिड बेस्ड मटेरियल रह जाते हैं, राइट। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस टाइप के पॉलीमर बनाए जाएं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो, ठीक है। आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट। तो पॉली मतलब P, हाइड्रोक्सी H, ब्यूटरेट ब्यू एंड बेरेट दिस B। तो PHBB ये पहला ऑप्शन है। फुल फॉर्म नहीं देते ज्यादातर, वो क्वेश्चन में जो एक दो बार क्वेश्चन आया भी है उसमें उन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म में ही दिया है, PHBB। फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, राइट, ठीक है। ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है नायलॉन 2, नायलॉन 6, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ब्यूना एस ये तो नहीं है, सिंथेटिक रबर है। नायलॉन 66 फाइबर है, नायलॉन 6 ये भी नहीं है। दिस ओनली नायलॉन 2,6, आंसर इज सी, इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट। कैसे बनता है, आपका जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड है, एक NH2 ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, प्लस उसके साथ अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कैप्रोइक एसिड इसमें 6 कार्बन है, 5 कार्बन CH2 के साथ है, 1 कार्बन एसिडिक ग्रुप के साथ है। तो ये यहाँ पे पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। नायलॉन 2 क्यों, क्योंकि पहले वाले मोनोमर में 2 कार्बन है, 1 2, दूसरे वाले मोनोमर में 5 1 6, टोटल 6 कार्बन है। तो नायलॉन 2, नायलॉन 6, राइट। तो आपके ये दो हो गए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपका ये जो पहला वाला पॉलीमर है PHBB, ये एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका मेडिकल यूज भी किया जाता है, ड्रग वगैरह रिलीज करने में इसका यूज किया जाता है, जिससे कि बाद में ये ऑटोमेटिकली अपने आप गायब हो जाता है। तो ये फायदा होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। सो आई थिंक पॉलीमर केमिस्ट्री खत्म। मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। इफ यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।